नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले सवाल पूछा गया था साहब का कि वो ILR पे हैं, नेचुरलाइजेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वाइफ को उनके स्पाउस वीज़ा मिला हुआ है 2.5 साल का, जो कि अगली सितंबर में उनकी एक्सटेंशन ड्यू हो जाएगी। उनको फ़िक्र ये है कि अगर वो जब एक्सटेंशन के वक्त अप्लाई करते हैं वाइफ की एक्सटेंशन के लिए, तो अगर वो अपनी 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते तो क्या होगा। इसका सिंपल जवाब ये है, अगर तो आप इमिग्रेशन रूल्स के तहत अप्लाई कर सकते हैं तो आपको 2.5 साल की एक्सटेंशन मिलती है ऑन द बेसिस कि आपका स्पाउस वीज़ा चल रहा है और आपकी वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होते हुए वो 2.5 साल और मिलता है, जिसके एंड पे 5 साल के बाद आपकी वाइफ इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती है। अब अगर ऐसा होता है कि उस वक्त तक आप जाके देखते हैं कि जी मैं तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, तो अब क्या होगा। तो फिर ये होता है कि उनको 5 साल से हटा के उनको 10 साल की रूट पे डाल दिया जाता है। उसमें भी फिर उनको 2.5 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ जेन्युइनली चल रही है, आप अभी भी इकट्ठे रह रहे हैं, आगे भी इकट्ठे रहने का इरादा है। अगर वो सब कुछ चलता है तो उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपको डिस्क्रेशनरी लीव दे दी जाए 2.5 साल की, और वो उसका मतलब फिर ये होता है कि आपको 10 साल के रूट पे डाल दिया जाता है। सो उसमें फिर आपने ये करना है कि आपको वो 2.5 साल के बाद एक्सटेंशन, फिर 2.5 साल के बाद एक्सटेंशन, फिर 2.5 साल के बाद एक्सटेंशन करानी पड़ेगी। उससे फिर आपकी इनकम रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है, उसमें आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। फिर आपने सिर्फ ये प्रूव करना है कि आपके ह्यूमन राइट्स की वजह से, आपकी जो एक जेन्युइन मैरिज की वजह से, एक सबसिस्टिंग मैरिज की वजह से आपको स्टेटस मिलना चाहिए, और उसकी बेस पे आपका स्टेटस आगे चलता रहता है और आपको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती रहती। जब उनके 2.5 साल करते हुए 10 साल लीगली कंप्लीट हो जाते हैं तो वो 10 साल की बेस पे फौरन अप्लाई कर सकती हैं इंडेफिनिट लीव के लिए। सो आपको वो देखना है कि वो उनको कितना टाइम लगेगा। ठीक है जनाब, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बताइए। अच्छा सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा मेरे साथ रहता है और हमने ह्यूमन राइट्स पे उसका केस डाला हुआ था, मैंने अपना डिपेंडेंट बनाया था, लेकिन वो माशाल्लाह 27-28 साल का है। तो अच्छा। काफी देर से हमारा केस चल रहा था, लेकिन अब आके होम ऑफिस ने हमें लास्ट वीक ना हमारा केस सेटिस्फाइड कर दिया। क्या कर दिया? सेटिस्फाइड कर दिया? वो क्या होता है सर? सर पता नहीं, तो लिखा कि वो जिसको कहते हैं जब आप आगे इसको चला नहीं सकते इस बेस पे कि ह्यूमन राइट्स पे आप इसको चला नहीं सर सकते। सेटिस्फाइड कर दिया कि सर्टिफाइड कर दिया? वो सर्टिफाइड था, सॉरी। वो सर्टिफाइड सर, वो डिफरेंट चीज होती है। सेटिस्फाई करना डिफरेंट होता है, सर्टिफाई करना डिफरेंट होता है। अच्छा ठीक, समझ गया, आगे चलिए। अच्छा जी, अब उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि आप JR में जा सकते हो, जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हो। वो उनका कहना नहीं होता, लेकिन अगर आपका डिसीजन रिफ्यूजल का होता है तो आप जुडिशियल रिव्यू में 3 महीने तक जा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो बच्चा साइन पे लगा हुआ है, साइन भी करता है, और आपका मतलब वो आदमी, बच्चा नहीं है वो? जी आदमी, जी मेरा बच्चा। अच्छा ठीक। अच्छा सर, अब वो साइन करता था, उन्होंने ना इन्फोर्समेंट वालों ने इंटरव्यू के लिए कॉल किया, उसके फिंगरप्रिंट ले लिए उसको। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूं, आप बताइए, बस अपना सवाल आप मुख्तसर करके कंप्लीट करें। आपका सवाल क्या है, मुझे ये पूछिए। उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। ठीक है, आसान लफ्जों में जी। पूछना यह है कि क्या अब हमारे लिए क्या ऑप्शन है, क्या उसको यहाँ से डिटेन करेंगे? आप मुझे पहले ये बताइए, उसको यहाँ पे कितने साल हुए रहते हुए? 9 साल हो गए हैं। 9 साल हो गए हैं, ओके। अच्छा चलें, ठीक है। और आप ब्रिटिश नेशनल हैं जी? जी मैं ब्रिटिश नेशनल हूं। और आपकी फैमिली बाकी? पूरी फैमिली ब्रिटिश है। और फैमिली में कौन कौन है जी? मेरी वाइफ है, एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा चलें, ठीक है। चलें, अब आप गौर से सुनिए, मैं आपको जवाब देता हूं इसका। पहली बात तो ये कि वो जो जिस बच्चे का आप जिक्र कर रहे हैं वो बच्चा तो नहीं है, वो तो आदमी है 27-28 साल का, इंडिपेंडेंट आदमी है। सो अगर तो आप ये दिखा सकते हैं कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी फाइनेंशियली भी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कोई फिजिकली, आई डोंट नो, इमोशनली, कोई भी चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से वो आपके साथ, आपकी वाइफ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो फिर आपका केस कुछ उस ज़िम्रे में आता है कि आप शायद कुछ उसमें जीत सकें। अदरवाइज
9 साल एक बंदे को हुए जो अब 27-28 साल का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 19-20 साल का था, तो ज़्यादा टाइम उसने बाहर ही अपने मुल्क में गुजारा हुआ है। अगर वो टाइम उसका वहाँ पर है, प्लस ये कि वो अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हेल्थी है, काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो इमिग्रेशन रूल्स में या ह्यूमन राइट्स लॉ जो इस वक्त चल रहा है उसके अंदर उसका कोई चांस नहीं बनेगा। आपके केस को जो सर्टिफाई किया गया वो इसीलिए सर्टिफाई किया गया एज क्लियरली अनफाउंडेड कि होम ऑफिस ने यह फैसला किया कि आपके केस में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर वो समझते हैं कि आपका केस जीता जा सकता है। जब उन्होंने केस आपका रिफ्यूज कर दिया, उसको सर्टिफाई भी कर दिया, यानी इसका मतलब कि आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील नहीं दिया, तो अब वो आपके बेटे को आपके मेहमान क्यों बना के रखेंगे यहां पे? अब तो उन्होंने इंतज़ाम करना है उसको निकालने के लिए। सो उन्होंने वो उसकी फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए, उसको उन्होंने फोटोग्राफ्स भी कर ली, बायोमेट्रिक्स भी कर ली, उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए। अब तो यही करेंगे ना कि जी किसी एक दिन वो कहेंगे कि अच्छा जी चलें, आइए हमारे मेहमान बने और हम आपको वापस भेजते हैं। इस सिचुएशन में अगर आप ये सोचें कि अच्छा जी अब कौन सा रास्ता मैं क्या करूं, मुझे आपके लिए ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आता जब मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपके बेटे को इस सिचुएशन में कोई फ़ायदा देगा। हाँ, जिससे मैंने बताया, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर हम कर सकते हैं। नॉर्मली क्या कहा जाता है कि जी एक 27-28 साल का आदमी अपने माँ बाप के साथ कितना क्लोज होगा, इज्जत करता है, अदब करता है, बात मानता है, लेकिन अपनी जिंदगी जीता है। अगर वो ऐसा नहीं है और वो अभी भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जिस तरह से कोई एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा डिपेंडेंट होता है, तो वो आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ डिपेंडेंसी बन जाता है। आपने तो ऐसा कुछ नहीं कहा और खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो भी ना, लेकिन कई केसेस के अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है या कई केसेस के अंदर कोई मेंटल इलनेस होती है। अब वो जो मेंटल इलनेस होगी उसकी वजह से वो बंदा अपनी एक इंडिपेंडेंट जिंदगी नहीं गुजार सकता। जब वो नहीं कर सकता तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब है वो 27-28 साल का, लेकिन जो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ डिपेंडेंसी आपके ऊपर है वो बिल्कुल डिफरेंट है एक नॉर्मल 27-28 साल के बंदे से। ये क्वेश्चन है आपका जिसके बेस पे आपका केस हो सकता है, अगर ये इस तरह की कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो। अगर नहीं तो उससे कहें कि बेहतर है कि वो इज्जत आबरू से वापस चला जाए, वरना उसको यहाँ से बहुत बेइज्जती से होम ऑफिस निकालने की कोशिश करेगा, जो आई एम श्योर आप भी नहीं चाहते और आपका बेटा भी नहीं चाहता होगा। आई एम सॉरी सर, मैं इसके अलावा आपको यूके में रहने के लिए उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ, आप लोग सारी फैमिली ब्रिटिश नेशनल्स हैं, आप कहीं और मूव हो जाएं, आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के ऊपर ही किसी यूरोपियन कंट्री में उसको आपके साथ वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि फिर आप यूरोपियन रेगुलेशंस में आ जाते हैं। सो वो एक मामला डिफरेंट हो जाएगा। अब अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है बुखारी साहब आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं आपको 1.5 मंथ से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आज मिली है मेरी कॉल। दफ्तर में कर लें भाई। अच्छा ठीक जी, है। बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अगस्त 2014 में एप्लीकेशन की थी FLRFP, और नवंबर 2014 में मेरी डॉटर बॉर्न हुई थी, और मार्च 2015 में मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने लिया मेरी वाइफ के साथ। और आफ्टर इंटरव्यू उन्होंने कहा कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाएं और बेटी का DNA टेस्ट। अच्छा, बल्कि मैं DNA टेस्ट टाइम पे नहीं सबमिट करवा सका, मैंने उनसे टाइम मांगा तो उन्होंने मुझे इशू नहीं किया टाइम एक्स्ट्रा। तो उन्होंने 16 अप्रैल 2014 में मेरा वीजा रिफ्यूज करके भेज दिया कि आपकी बेटी आपकी नहीं है और शादी 2014 में कि 2015 में सर? 2015 में, सॉरी, ठीक है, कि बेटी आपकी नहीं है और शादी फेक है। ठीक मैंने है। अपील कर दी, मुझे अपील का राइट मिला था। जी। 7 अप्रैल 2016 में मेरी हेयरिंग थी, ठीक, और हेयरिंग के दिन ही होम ऑफिस ने केस विड्रॉ कर लिया मेरा। ठीक है तो वो कहते हैं कि हमारा डिसीजन गलत था पहले। जी। हम अब दोबारा आपके डिसीजन करेंगे जी। DNA टेस्ट कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी बेटी है। जी, ठीक। तो अब कितना टाइम लगेगा कि मुझे, क्या इसमें पॉजिटिव चांस है कि मुझे वीजा इशू करेंगे या? ऑफ कोर्स सर, अब तो बहुत पॉजिटिव चांस है, बिकॉज बात क्या होती है, जब केसेस में इतना टाइम लग रहा होता है, लोग सोच रहे होते हैं कि जी बड़ी मेहनत की जा रही मेरे केस के ऊपर। वही मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक बंदा सुबह आता है, अपनी जैकेट उतार के रखता है, बाजू अपने सीने चढ़ाता है और आपके केस के ऊपर बड़ी मेहनत से काम करना शुरू कर देता है और 6 महीने काम करता रहता है, फिर जाके आपका केस का फैसला करता है, लेकिन 6 महीने का टाइम लग गया, बड़ा काम था जी। ऐसा नहीं होता। होता क्या है, आपकी फाइल पड़ी हुई है, आपका केस कहीं पड़ा हुआ है, कोई इसको देख ही नहीं रहा। आपके ख्याल में आपने जितनी देर अपील का इंतजार किया, अब अप्रैल 2015 में केस आपका रिफ्यूज हुआ, आपने अपील की, अप्रैल 2016 में जाके आपकी अपील सुनी जा रही है, तो आपके ख्याल में वो जो 1 साल गुजरा
क्या वो लोग इसको देख नहीं सकते थे पहले? हुआ क्या, उन्होंने पहले देखा ही नहीं उस चीज को। जब आपके केस की हियरिंग की डेट आ रही है तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो बंदे ने फाइल निकाली होगी, उसको देखा कि अच्छा इसमें है क्या। अब उसको नजर आया कि ओहो ये तो डीएनए वगैरह सारा कुछ उन्होंने साथ लगाया हुआ है, तो मैं तो इस केस के ऊपर कैसे फाइट कर सकता हूं। तब उसने जाके वो केस आपका विड्रॉ कर लिया। अब फैसला ये है कि कितनी देर बाद वो दोबारा आपके केस के ऊपर फैसला करेगा। अब ये चीज है, अब इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए जिस तरह साल लग गया पहले, लेकिन ये है कि आप इसको दीजिए उनको 3-4 हफ्ते का टाइम दीजिए। कोई उसके साथ खतों किताबा अगर कर सकें तो वो जरूर करते रहिए। अगर वहां पे भी कोई आपको फायदा नहीं मिलता है तो फिर अपने एमपी को इन्वॉल्व कर लीजिएगा, होम ऑफिस को कंप्लेंट लेटर एक डाल दीजिएगा, उनकी ईमेल होती है कंप्लेंट वाली, उस पर डाल दीजिएगा। ये आपको इस तरह की कोई ना कोई चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ जी, 6 वीक्स तो हो गए उसको। 6 वीक्स हो गए, चलें बस ठीक है। अभी आपको अब मेरा ख्याल है रिमाइंडर एक उनको भिजवा दीजिए, एक ईमेल भेज दीजिए उनको, उनसे कहें कि जी आप कुछ बताएं कि आप कब करेंगे, क्या करेंगे, मुझे कुछ सुकून आए। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उनके साथ एक चीज करें। के थ्रू करवाऊं या मैं खुद कॉल करूं? नहीं खुद करें जी। सोलिसिटर बेचारे, क्या सोलिसिटर का काम ये नहीं होता कि उसे रिमाइंडर भेजना है। अक्सर क्लाइंट आके मुझे कहते हैं जी रिमाइंडर भेजें। भाई रिमाइंडर वो उसको भेजा जाता है जो कोई भूला बैठा हो। आपके केस को कोई भूला नहीं बैठा, आपके केस की बारी नहीं आई हुई उस वक्त। जिस वक्त बारी आएगी तो वो उसी दिन फैसला कर देते हैं उसका। आपको जो चीज़ करनी है वो ये कि अपने केस को सामने रखना है उनके। वो करने के लिए अपने एमपी से रब्ता कर सकते हैं आप, या वो करने के लिए आप होम ऑफिस को कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ से आपकी फाइल निकलती है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब प्लीज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल सा है मेरे लिए, आपके लिए बहुत आसान होगा। मेरी वाइफ 10 साल के बेसिस पे अप्लाई करना चाह रही है इंडेफिनिट लीव के लिए, और 6 जून की उसकी अपॉइंटमेंट कर दी गई है। अब ये क्वेश्चन ये है कि जब वो यूके में आई थी तो वो पासपोर्ट जो था उस पर 6675 उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। वजह ये थी कि जो पाकिस्तान में उसने नादरा बनाया था उस पर सिर्फ ईयर था, मंथ और डे नहीं था। तो हमारी एम्बेसी ने करम नवाजी करके 6675 का उसको पासपोर्ट दिया, जिस पर वो यहाँ आ गई। जब पहली एक्सटेंशन उसने की तो उससे पहले उस पर वही एक्सटेंशन पे किया। नेक्स्ट एक्सटेंशन पे उसका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था। हमने जब नादरा के लिए दोबारा अप्लाई किया तो उन्होंने उस नादरा पे नए कार्ड पर 1175 डेट डालकर हमें दे दी, और उसी पर नया पासपोर्ट भी दे दिया। इस पासपोर्ट पर जब हमने एक और एक्सटेंशन की तो बायोमेट्रिक के टाइम पे उन्होंने पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1175 है, तो मेरी मिसेज ने कहा यस, और फिर उस पर उन्होंने वीजे देना शुरू कर दिए, जो कि 10 साल तक वो देते गए। अब हम जा रहे हैं एक पासपोर्ट पर 66 लेकर, और एक पर जो अब नया है और सारे बायोमेट्रिक्स पे 1172 है। अब हम जा रहे हैं 6 जून को। ये तो एक क्वेश्चन है, हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे अपना केस कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि 6 जून, आप थोड़ा टेक्निकल अगर लिखना चाहें तो प्लीज लिखिएगा। चलने जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं कर लूंगा, बताइए। 6 जून 2016 की हमारी अपॉइंटमेंट है, और उसकी एंट्री यहाँ पर 3 जुलाई 2006 है। तो हम क्या 28 डेज के उसमें आते हैं? अगर कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछेगा सर। ओके चलें बस ठीक है जी। अभी कुछ पूछने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये कि आपको वो आग से खेलना, ख़तरों से खेलना, जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन हो मज़ा नहीं आता। वो आप उस तरह की तबीयत के साहब लग रहे हैं मुझे कि अब आपने 6 जून की डेट ली हुई है, जबकि आपको पता है कि 3 जुलाई का आप वो 28 डेज़ का बिल्कुल एक दिन का भी आपने नहीं रखा। 6 जून लेने की क्या ज़रूरत थी आपको? आप क्यों उसको 4 दिन आगे नहीं कर सकते? इतनी बेसब्री क्या है? 4 दिन आगे कर लें उसको, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको बिल्कुल पता हो कि आप विद इन टाइम कर रहे हैं। क्यों इस तरह की चीज़ करनी ऐसी बिल्कुल लिमिट के ऊपर जाके कि आपको उसके ऊपर खतरा रहे? आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। नहीं, मैं अभी बैठ के आपका दिन काउंट करना शुरू करूंगा, बिकॉज दिन काउंट करने पे आए तो 30 जून को आप देखें, 30 जून से 6 जून का आपका टाइम है। आप 24 दिन वो लगा लें, उसके ऊपर आप 3-4 दिन और लगा लें तो वो 27 दिन बन जाते हैं। अब आप 27 दिन पहले का आपने टाइम करके 28 दिन पहले के जी हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बिल्कुल आप लिमिट पे जा रहे हैं ना, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जा रहे हैं। टेक्निकली बात बनती है, लेकिन आई वुड से ये 6 जून 10 जून क्यों नहीं हो सकता? 4 दिन आगे करके आप बिल्कुल क्लियर होते हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन फील ही ना होती, उसमें सवाल पूछने की भी जरूरत ना पड़ती। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने वो 6675 वाला और 1175 वाला किया, मेरा सवाल वहां सिंपली ये आता है कि जब 6675 को चेंज किया गया, आपने उस वक्त शोर क्यों नहीं मचाया
कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है, इसको ठीक करें। या जब आपको 6675 का पासपोर्ट दिया गया उस वक्त उसको आपने रिफ्यूज क्यों नहीं किया कि जी मेरी तो डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तो आपने किस तरह से डाल दी। अब उस वक्त आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर आप उसके मुताबिक चलते रहे। अब यही चीज़ है कि आपको ये जाके एक्सप्लेन करना होगा और उस उम्मीद पे एक्सप्लेन करना होगा कि जो बंदा वहां पे सामने बैठा है वो आपको कितना तंग करना चाहता है। अगर वो चाहे तो उसके ऊपर आपको बहुत तंग कर सकता है। आपको कह सकता है कि नहीं जी 2 पासपोर्ट्स डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ के हैं, इसका मतलब ये सेम बंदे के नहीं है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि जेन्युइन पासपोर्ट है। फिर क्या करेंगे आप? वो आपको ये भी कह सकता है कि जी जाएं अपनी एम्बेसी से मुझे डॉक्यूमेंट्स ला के दें जो ये प्रूव करें कि ये उनकी गलती है। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान एम्बेसी वाले अपनी गलती मानेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि हाँ हम इतने बेवकूफ़ थे कि हमने पहले 1175 को 6675 लिख दिया और उसके बाद पे 6675 को चेंज करके 1175 लिखना शुरू कर दिया? कॉमन सेंस लगता है कि वो शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। सो आपने अपने लिए एक सिचुएशन को फजूल में मुश्किल बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई ना करें। ऑफ कोर्स अप्लाई तो करना आपको है ही। आप जाइए वहाँ पे और जाकर उनको ये बताएं कि जी एम्बेसी के अंदर गलतियाँ हो जाती हैं, हमारी तरफ से ये था कि अच्छा ये गलती हो गई, डजंट मैटर, वी डोंट पे सो मच अटेंशन टुवर्ड्स डेट ऑफ बर्थ। सो साल इंपॉर्टेंट था, वो हमने लिखवाया हुआ था, हम उसी के मुताबिक चल रहे थे। अब जब उन्होंने उसको चेंज कर दिया तो उन्होंने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर है चले जाए। सो हमने भी उसको छोड़ दिया। यही आपकी एक आर्ग्यूमेंट बन सकती है। जो आपका सवाल है कि जी किस तरह प्रेजेंट किया जाए, आपने केस प्रेजेंट करना है अपना सेट LR एप्लीकेशन के ऊपर, उसमें आपने अपने पासपोर्ट्स लगाने हैं फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। एक चीज़ जो आप अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं वो ये कि लास्ट 10 ईयर्स के जो आपके पासपोर्ट्स हैं, अगर उसमें 2 डिफरेंट डेट्स आ रही हैं तो जो डेट गलत है वो वाला पासपोर्ट आप ना दें, उसकी जगह आप कोई और एविडेंस दे दें। पासपोर्ट देने का मकसद तो ये होता है कि आपने एविडेंस देना उनको कि आप रेगुलरली कंटिन्यूसली इस मुल्क में रहते रहें। अगर आपके पास वो पासपोर्ट नहीं होता, आप उसकी जगह पे कोई डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं तो आप उससे भी प्रूव कर सकते हैं। सो उनके 10 साल के डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स हो, उनकी पे स्लिप्स हो, उनकी कोई टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जा रहे हो, उसकी तरफ से भी आप काम कर सकते हैं। थोड़ा सा जरा वो के लिए निकल आएगा। फर्दर अगर आपने इसके ऊपर कुछ करना हो तो नाचीज हाजिर है जी। नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। बहुत जल्दी से टाइम गुजर जाता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा इसी जगह इसी वक्त मुलाकात होगी। प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह मैंने कहा था कि इस हफ्ते में इंशाल्लाह मैनचेस्टर में बुध वाले दिन अपॉइंटमेंट्स कर रहा हूँ और बर्मिंघम में जुमेरात वाले दिन अपॉइंटमेंट्स कर रहा हूँ। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो वहाँ मुलाकात हो सकती है। बाकी मिलते हैं एक हफ्ते की ब्रेक के बाद। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अपने आपकी तारीफ़ों को और आपके अच्छे अल्फाज का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।